इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था नेचुरल लॉ स्कूल, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से नेचुरल लॉ स्कूल जो है डेवलप्ड हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचा, कैसे नई नई थ्योरीज उसमें जुड़ी, किस तरीके से इवॉल्व हुआ। फिर हमारे सामने उसी के क्रिटिसिज्म के रूप में आता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि लॉ बनाया नहीं जाता, बल्कि समाज के कस्टम्स, ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल इवेंट से ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। ये तो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोसाइटल प्रैक्टिसेस से इवॉल्व हो रहा है। ये क्रिएट नहीं किया जा रहा आर्बिट्री अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसका कहना है कि कानून किसी एक अथॉरिटी या लेजिस्लेटर के बनने से नहीं बनता, बल्कि ये सोसाइटी की नीड्स, बिलीफ्स और कल्चर वैल्यू से डेवलप्ड होता है। सोसाइटी चाहती है तब एक कस्टम को आगे ले जाती है और वो आगे चल के लॉ बन जाता है। इस स्कूल का ये मानना है कि लॉ धीरे धीरे कस्टम्स और ट्रेडिशन से डेवलप्ड हो रहा है, और किसी भी रूलर या अथॉरिटी ने एकदम इसको इम्पोज नहीं किया है। ये स्कूल नेचुरल लॉ थ्योरी के अपोजिशन में आया था, जो कहती थी कि लॉ एक यूनिवर्सल चीज़ है और हर जगह एक जैसा होना चाहिए। अब उसी को क्रिटिसाइज करते हुए हिस्टोरिकल स्कूल के जो जुरिस्ट हैं वो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। इन थ्योरीज को समझने से पहले हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये कहता है, पहला ये कहता है कि लॉ डिस्कवर होता है, क्रिएट नहीं किया जाता। ये समाज के परंपराओं, ट्रेडिशन और रीति रिवाजों से आता है। देन सेकंड बात ये कह रहा है कि लॉ सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है, डेवलप्ड होता है। जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे लॉ भी बदलता है। तीसरी चीज़ कह रहा है कि लॉ हिस्ट्री या कल्चर से जुड़ा होता है, डीप रूटेड होता है। हर सोसाइटी का लॉ उसकी यूनिक हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट होता है। देन हिस्टोरिकल इवेंट, कल्चर, आइडेंटिटी जो सोसाइटी की होती है, उसी से लॉ रिफ्लेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो कॉमन लॉ सिस्टम है इंग्लैंड का, ये लीगल सिस्टम पहले कस्टम और कोर्ट्स के जजमेंट यानी प्रेसिडेंट से डेवलप्ड हुआ, ना कि किसी लेजिस्लेटर ने एकदम से इसको बनाया। तो आज भी यूके का जब हम लॉ देखते हैं तो उनका जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखा हुआ नहीं है, वो कस्टम्स के साथ, वो प्रेसिडेंट्स के साथ डेवलप्ड हुआ है। तो वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कॉमन लॉ सिस्टम इंग्लैंड का। देन उसके बाद आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल का ओरिजिन कैसे हो रहा है, इसके ओरिजिन के रीजन क्या रहे होंगे। तो ये रिएक्शन था टू नेचुरल लॉ। पहले नेचुरल लॉ स्कूल काफ़ी पॉपुलर था, जो कहता था कि एक लॉ यूनिवर्सल होता है और रीज़न पर बेस्ड होता है, यानी कि तर्क पर बेस्ड होता है। आप किसी भी लॉ का सही तर्क दे दीजिए, वो लॉ सही मान लिया जाएगा। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल ने इसको चैलेंज किया और बोला कि लॉ हर सोसाइटी के लिए अलग होता है, क्योंकि हर जगह की हिस्ट्री, हर जगह के ट्रेडिशन और हर जगह की नीड्स अलग होती हैं। तो आप एक ही लॉ को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 1789 में। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ क्या कि फ्रांस ने एकदम से रेशनल लॉ बना दिए। उसने अच्छे अच्छे सिस्टम्स को देखा और उनके लॉ हटाए, और उसने एक ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी पर बेस्ड लॉ बना दिए। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, उसके हिसाब से तो ये लॉ फिट ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने अपने लीगल सिस्टम को बाद में जाके मॉडिफाई किया। तो आपकी जो सोसाइटी, आपके जो कस्टम है, आपके जो ट्रेडिशन है, उस हिसाब से लॉ बनाइए। जैसे ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उन्होंने 200 साल राज किया, उन्होंने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया। कहने को तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका में चल रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन इंडिया को वो सिस्टम चुनना था जो उसकी सोसाइटी के लिए फिट बैठता। तो हमने मिक्स सिस्टम को चुना, हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट भी रखा, हमने यहाँ पर पार्लियामेंट भी रखी। एंटर्ड लॉ ये कह रहा है कि हिस्टोरिकल स्कूल जो है उसका एक मेन पॉइंट ये है कि लॉ लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशन से डेवलप्ड होता है, ना कि किसी एक रूलर या किंग के डिक्टेट करने से। इस पे यहाँ पर एक थ्योरी का इवोल्यूशन होता है जिसको वॉल्जिस्ट थ्योरी कहते हैं, स्पिरिट्स ऑफ पीपल। ठीक है, वो ये जो वॉल्जिस्ट थ्योरी है, स्पिरिट्स ऑफ पीपल, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वॉल्जिस्ट थ्योरी है। ठीक है, अब इस थ्योरी में आप ये समझिए कि तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि किसी भी सोसाइटी और किसी भी कंट्री का अगर लॉ बनाना है तो लोगों की विल को आपको देखना पड़ेगा। लोग क्या चाहते हैं, वो सोसाइटी क्या चाहती है, उस हिसाब से कोई भी लॉ इवॉल्व करेगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं, लॉ शुड बी नॉट इम्पोज बाय रूलर बट इवॉल्व बाय सोसाइटल नीड्स एंड कस्टम्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो कास्ट बेस्ड लॉज इन एंशिएंट इंडिया वर डीपली रूटेड इन द हिंदू ट्रेडिशंस, नॉट इम्पोज बाय एनी रूलर। हिंदू सोसाइटी में कास्ट बेस्ड लॉ किसी एक किंग या अथॉरिटी ने नहीं इम्पोज किए थे, बल्कि ये लोगों के कस्टम्स और रिलीजियस बिलीफ से डेवलप्ड हुए। लिस्ट आए हैं, उनके क्या विचार थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू को देखते हैं। 1689 से 1755 तक का समय है। इनका कहना था कि लॉ का डेवलपमेंट किसी एक रूलर पर डिपेंड नहीं करता। सेम बात, वो भी बेस है उस थ्योरी का, बल्कि सोसाइटी के सोशल, कल्चर और जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है।
अब यूएस एक डेमोक्रेसी है, तो वहाँ का लीगल सिस्टम इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट पर बेस्ड है। वहीं सऊदी अरेबिया एक मोनार्की है, तो वहाँ का लीगल सिस्टम इस्लामिक ट्रेडिशंस और रिलीजियस लॉ पर बेस्ड है। तो अलग-अलग सोसाइटीज़ के हिसाब से लॉ डेवलप्ड हो रहा है, उनके हिसाब से वो सिस्टम्स को चुन रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू भी यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट लीगल सिस्टम पर बेस्ड होता है, उनकी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, क्लाइमेट पर बेस्ड होता है। एक जैसा सिस्टम आप नहीं लगा सकते, हर कंट्री में एक जैसा सिस्टम नहीं हो सकता, वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, तो इसलिए अलग-अलग लीगल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। इसी में आते हैं फ्रेडरिक सेविग्नी। सेविग्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के लिए। जो वॉल्जिस्ट की थ्योरी है, वो सेविग्नी का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो सेविग्नी को जो है हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर भी कहा जाता है, या फिर सबसे पहले एक्सप्लेन इस थ्योरी को ये करते हैं। और इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ये कहा गया कि लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशन में ही कोई लॉ रिफ्लेक्ट होता है। उन्होंने कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कि एकदम से लॉ लिखने पर इम्पोज करने का विरोध किया कि मतलब आप कई सारी कंट्रीज़ का लॉ देखिए और उसको एकदम लिख दीजिए, नहीं। आप अपनी सोसाइटी को स्टडी कीजिए और सोसाइटी के हिसाब से कोई लॉ डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने इसी चीज़ को नेचुरल लॉ माना। जैसे कि जब जर्मनी में लीगल सिस्टम को कोडिफाई करने की बात हुई, तो सेविग्नी ने अपोज किया, क्योंकि उनका कहना था कि एक रिजिड लीगल कोड सोसाइटी की इवॉल्विंग नीड्स को मैच नहीं करेगा। आप ऐसे ही लॉ नहीं लिख सकते किसी भी सोसाइटी के लिए, आपको सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि उसकी नीड्स क्या कहती है, उसके हिसाब से आप लॉ लिखोगे। देन सर हेनरी मेन्स आते हैं हमारे सामने, थ्योरी ऑफ लीगल इवोल्यूशन, लॉ प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट को याद रखिएगा, जो कहती है कि लॉ स्टेटस बेस्ड सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी तक इवॉल्व होता है। कि पहले कोई सोसाइटी स्टेटस बेस्ड सोसाइटी थी, देन उसके बाद धीरे धीरे डेवलप्ड होकर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी तक पहुंचती है। ही बिलीव द अर्ली सोसाइटी वर गवर्न बाय स्टेटस, यानी कि कास्ट सिस्टम वगैरह से चलती थी। देन उसके बाद सोसाइटी इवॉल्व होती है, लीगल रिलेशन बनते हैं लोगों के बीच में और एग्रीमेंट के ऊपर वो सोसाइटी पहुंच जाती है। जो लोग थे, उनके जो अधिकार थे, उनके जो राइट्स थे, उनकी जो ड्यूटी थी, वो उनके बर्थ और सोशल स्टेटस पे डिपेंड करती थी। किसी भी इंसान का कहाँ पैदा हुआ है, ये बताएगा कि उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसका सोशल स्टेटस ये बताएगा कि वो कौन से अपर कास्ट में जाएगा या लोअर कास्ट में जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे समाज प्रगति करता है, तो अधिकार और कर्तव्य कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के माध्यम से तय होते हैं। आप सोसाइटी जैसे इवॉल्व होगी, तब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी हो जाएगी। जैसे पहले जो प्राचीन समय है, हिंदू सोसाइटी में लोगों के कर्तव्य और अधिकार उनके जन्म से तय होते थे। जो ब्राह्मण शिक्षा देने के काम करते थे, क्षत्रिय जो है युद्ध का काम करते थे, शासन संभालने का काम करते थे, वैश्य व्यापार करने का काम करते थे, शूद्र सेवा करने का काम करते थे। एक व्यक्ति अपनी इच्छा के से वरना नहीं बदल सकता था। इसी तरीके से आप यूरोप का एग्ज़ाम्पल देखते हो, तो मध्यकालीन यूरोप में जो किसान हैं, जो पीज़ेंट्स हैं, हमेशा किसान ही रहते थे। जो राजा हैं, नोबल्स हैं, वो हमेशा शासक ही रहते थे। कोई भी अपनी इच्छा से अपनी सामाजिक स्थिति बदल नहीं सकता था। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी हमारे सामने आती है, जिसको आधुनिक समाज कहते हैं। जैसे-जैसे समाज प्रगति करता है, व्यक्ति के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ जन्म से या स्टेटस पर नहीं, बल्कि उसके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करने लगती हैं। व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न ले सकता है, जन्म से नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने देखा होगा, आजकल कोई भी अपनी मर्ज़ी से जॉब चूज़ कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है अपने एम्प्लॉयर के साथ। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आपने देखे, बिज़नेस और ट्रेड के एग्रीमेंट आपने देखे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी हमारे सामने आई। ये जूरिस्ट हैं, वो हैं पुश्ता। ठीक है? तो पुश्ता ने सेविग्नी के जो आइडियाज़ हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया और बोला कि लॉ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस की तरह डेवलप्ड होता है, नेचुरली डेवलप्ड हो रहा है। जैसे लैंग्वेज इवॉल्व होती है, उसी तरीके से लॉ भी इवॉल्व होता है। उन्होंने बोला कि कस्टम जो है लॉ का प्राइमरी सोर्स है, वहाँ से कोई लॉ निकल रहा है। जैसे मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं, वो लोगों के रिलीजन्स और कस्टम से बने हैं। जैसे आप हिंदू लॉ ले लीजिए, उनके अलग लॉ है मैरिज के, डिवोर्स के। मुस्लिम लोगों के अलग हैं मैरिज के, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस के। तो ये एक स्टैच्यूटरी लॉ पर डिपेंड नहीं करता, ये कस्टम से भी डिपेंड करता है, वहाँ से इवॉल्व हुआ है। ठीक है? करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल को। हिस्टोरिकल स्कूल ये कहता है कि लॉ आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के ट्रेडिशंस और कल्चर से नेचुरली ग्रो होता है। यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल नहीं होते, हर सोसाइटी के लॉ यूनिक होते हैं और उसके टाइम के साथ इवॉल्व भी होते हैं। इस थ्योरी का लीगल जो एंथ्रोपोलॉजी है और कंपैरेटिव लॉ है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप पढ़ते हो अलग-अलग सिस्टम्स को,